Okay, so hello everybody, welcome to my channel and welcome to our first ever video, like not the first video but the first study wali video. तो इस वीडियो में we will be starting our chapter which is the first chapter of class 10th science which is chemical reactions and equations. इस chapter में basically हम लोग chemical reactions क्या होती हैं, how the reactions are balanced, उन chemical reactions को लिखते कैसे हैं, कितने types की chemical reactions होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. Majorly we would be focusing on NCERT क्योंकि that is more important right now at this point of time. Notes पे हम लोग बहुत कम ध्यान देंगे. I have not prepared notes as such, but जो भी required होगा during the सेशन वो वाली सारी चीज़ें अपन लोग नोट कर लेंगे हियर इन दिस सेक्शन, और ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी कर दूंगी. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आर NCERT ओनली. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है हमें कि हमें ये कंसिडर करनी है कुछ सिचुएशंस जो हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं. ओके, सो क्या अब आप लोगों को ये थिंक करना है, यू हैव टू इमेजिन व्हाट हैपन्स व्हेन सर्टेन थिंग्स हैपन इन योर डेली लाइफ. आप लोगों ने देखा है व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स तो क्या होता है, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी है कि क्या होता है. तो हमें पता है जब भी रूम टेम्परेचर पे मिल्क रखा जाता है तो मिल्क धीरे धीरे अगर वार्म है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा. आयरन का तवा है, पैन है या आयरन की नेल है, उसको अगर हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है. ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, खाना पक जाता है. तो ये वाली सारी प्रोसेस हमने देखी है. इन सभी सिचुएशंस में क्या होता है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड. अब जो इनिशियल नेचर था उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो कुछ ना कुछ चेंज हो गया है. ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज हो, बट बहुत छोटा सा चेंज हो सकता है. जैसे कि अगर मिल्क गर्म करके छोड़ दिया है तो वो ठंडा हो गया, पहले वो गर्म था अब वो ठंडा हो गया, तो थोड़ा सा देयर हैज़ बिन अ चेंज. अब अगर आयरन तवा है, वो पहले उसका कलर कुछ और था बट नाउ बिकॉज उसमें रस्ट लग चुका है तो अब उसका कलर थोड़ा सा कुछ और हो चुका है. खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुका है, पहले वो खाना किसी और फॉर्म में था, से फॉर एग्जांपल वो एक सॉलिड फॉर्म में था, बट जब वो डाइजेस्ट हो चुका है तो उस खाने से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी ने ऑब्जॉर्ब कर लिए हैं, और जो बचा हुआ पार्ट था जो कि नहीं इसेंशियल था फॉर आवर बॉडी वो निकाल दिया गया है. तो जो इनिशियल आइडेंटिटी थी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वो कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही गई है एट द एंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. तो क्या होता है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. नाउ एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि कोई भी बेसिक चीज़ें भी आएंगी तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इवन इफ़ योर बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो भी. तो आई जस्ट टेल यू कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है. तो अब फिजिकल चेंज क्या होता है ना, फिजिकल चेंज में किसी सब्सटेंस का अपीयरेंस चेंज हो सकता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, लाइक उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल वो सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगा, वो लिक्विड है तो वो गैस हो जाएगा, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो कोर आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी, उसका जो केमिकल फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल जब वाटर है हमारा, वाटर जब हम फ्रीज करते हैं, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, या आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर बन जाता है. H2O के मॉलिक्यूल्स तो उसमें सेम है ना, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बट जो एक्चुअल केमिकल आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का केमिकल मेकअप है वो तो सेम रहा. तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल चेंज के अंदर आती हैं. जैसे कि कैंडल है वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद भी बनी तो वैक्स की ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि कैंडल मेल्ट होने के बाद वो आयरन की हो गई या वो कोई और सब्सटेंस की हो गई, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी तो वही है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम अभी पहले इन्फेंट थे, फिर हम अपने चाइल्डहुड में आए, वी वर टॉडलर्स, देन वी केम इनटू आवर टीन्स, और ऐसे हम बड़े होते जाएंगे. तो हमारा शेप चेंज होता जा रहा है, हमारी एज चेंज होती जा रही है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी तो नहीं चेंज हो रही ना. से फॉर एग्जाम्पल आई एम अक्षता पांडे, तो आई विल बी अक्षता पांडे फॉर एवर. ठीक है,
इग्नोरिंग सर्टेन थिंग्स जिनकी वजह से चेंज हो जाती है आइडेंटिटी, बट माई कोर आइडेंटिटी वुड बी मी ओनली। मेरे फिंगरप्रिंट्स यही रहेंगे, मेरा डीएनए यही रहने वाला है, इग्नोरिंग म्यूटेशंस अगेन। एंड सिंस यू आर 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो तुम लोग उस डिटेलिंग में नहीं ही जाओगे। तो वो फिजिकल चेंजेस होती हैं जहाँ पे कोई नया सच प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, हमने लकड़ी थी उसे जला दिया, अब वो राख बन चुकी है, तो अब हम उसे वापस लकड़ी तो नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ कैंडल था, कैंडल को हमने मेल्ट किया, वो पूरा मेल्टेड फॉर्म में वैक्स बन गया, शेप डिफॉर्म हो गया, बट हम उसे वापस नॉर्मल कैंडल बना सकते हैं। तो मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। हमने अगर वुड को बर्न कर दिया है तो अब हम उस चीज़ को रिवर्स करके वापस वुड नहीं बना सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो हमको यह पता चल गया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है नेचर में होते रहते हैं, ठीक है। नाउ वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसके साथ एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे जब वुड बर्न हो रहा है तो बर्निंग विच इज कंबशन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, तो बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऐश कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक रिएक्शन इन्वॉल्व है। जबकि फिजिकल चेंजेस में एज सच कोई रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. Of course, you'll wonder what is a chemical reaction because you don't know that. ठीक है, तो how do we come to know? हमें पता कैसे चलता है कि एक chemical reaction take place हुई है? तो अब उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। नाउ आई लेट मी टेल यू कि ये एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्टिविटीज़ पूछी जा सकती हैं, कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम, जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली एक्टिविटी है 1.1 वाली, उसमें मैग्नीशियम को बर्न करने वाली प्रोसेस बताई गई है, तो उससे रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्टिविटीज़। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक्टिविटी 1.1 दे रखी है। अब इसमें क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, वो सारी चीज़ें हैं कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मैग्नीशियम रिबन ले रखा है ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, घिसने वाला होता है जो किसी स्मूथ सब्सटेंस को थोड़ा सा रफ कर देता है, जैसे दीवारों को भी घिसते हैं थोड़ा सा। आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेकमाल बोलते हैं आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट वो सैंड पेपर होता है, उससे घिसते हैं सब्सटेंस को ताकि वो थोड़ा सा रफ हो जाए। तो वैसे ही मैग्नीशियम का रिबन मतलब एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है 3 से 4 सेंटीमीटर की, और टोंग्स जो होते हैं चिमटा, उससे पकड़ना है और उसको जलाना है। एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है। तो हम लोग को क्या दिखेगा कि वाइट फ्लेम, मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली आग जलाते हैं तो ऑरेंजिश येलोइश ऐसी सी कुछ फ्लेम्स आती हैं, बट मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे तो वाइट फ्लेम आएगी और वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेटअप भी दे रखा है, ये वाली जो है हमारी मैग्नीशियम रिबन है जिसको हमने चिमटे से पकड़ रखा है और हम उसे जला रहे हैं इस बर्नर का यूज़ करके। और यहाँ पे वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास बेसिकली एक कोई भी बर्तन टाइप का। तो ये जो है यहाँ पे इवन दो ऑरेंजिश कुछ दिखा रखा है बट वो वाइट उसके साथ बर्न होता है, वाइट फ्लेम्स दिखती हैं, एंड देन यहाँ पे ऐश जमा हो जाता है जो कि वाइटिश कलर का होता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न होता है विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम, एक डार्जलिंग सी वाइट फ्लेम आती है और वो चेंज हो जाता है इनटू अ वाइट पाउडर, और ये पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, और ये जो है केमिकल रिएक्शन होती है। अब हमें दो आगे के टॉपिक्स में बताया जाएगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस आकर होती हैं, बट बिकॉज यहीं पे ये एक्टिविटी दी हुई है तो फॉर नाउ मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ, बट वो कैसे लिखी जाती हैं, सिंबल विम्बल, वो सारा डिटेल में बाद में बताऊंगी। बट मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे होता क्या है, मैग्नीशियम जो है बर्न किया जा रहा है, तो बर्निंग हमेशा कंबशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो है वाइट पाउडरिश है, ये बर्न करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो दिस वाज आवर एक्टिविटी 1.1 और ये वाला जो है इसका सेटअप था। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.2
2। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शंस दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे केमिकल चेंजेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन एक्टिविटी 1.2 क्या हुआ है, हम लोगों ने एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है। लेड नाइट्रेट कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। लेड लिखा जाता है एज Pb, नाइट्रेट बेसिकली होता है NO3, बट वैलेंसी बैलेंस करने के लिए ये हमें 2 टाइम्स लेना पड़ता है, बिकॉज NO3 की वैलेंसी 1 हो जाती है, Pb की वैलेंसी 2 हो जाती है। ये भी लिखना मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगी, अभी मैं बस फॉर्मूला के सेक के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर एक्टिविटी आपको लिखनी पड़े एग्जाम में तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। तो हमें लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब्स जो हैं ऐसी सी दिखती हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है उसमें। पोटेशियम, ये तो हो गया हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये हमारा लेड नाइट्रेट है। अब हमें डालना है उसमें पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, पोटेशियम इज K, आयोडीन इज I। दोनों की वैलेंसी 1 है, इसीलिए कोई नंबर्स नहीं आए उसमें जैसे पिछले वाले में लेड नाइट्रेट में आए। तो हमें इन दोनों को मिक्स करना है। अब पूछा है क्या ऑब्जर्व होगा, तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है ना कि एक येलोइश सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, और वो येलोइश सा सब्सटेंस जो होता है वो हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि फिर इसमें मुझे आपको रिएक्शंस भी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तो वो विच वुड गेट अ बिट डिफिकल्ट, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या बनता है इसका प्रोडक्ट वगैरह। तो बेसिकली ये ऐसा है, बट इसमें क्या होगा, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं एंड में वो बता देती हूँ, रिएक्शन में अभी नहीं बता रही हूँ। हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि एक येलोइश सा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। पहले ये दोनों कलरलेस थे जब हम लोगों ने इनको मिक्स किया, बट बाद में जो चीज़ बन रही है वो येलो कलर की है। अब हम लोग तीसरी देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, ये फिगर 1.2 मैंने बताया, बट ये जो फिगर है, ये 1.2 वाला जो फिगर है, ये इस एक्टिविटी का नहीं है, 1.2 एक्टिविटी का नहीं है, ये 1.3 एक्टिविटी का फिगर है। ये बस मैंने आपको टेस्ट ट्यूब कैसी सी दिखती है वो बताने के लिए किया। एक्चुअल में ये टेस्ट ट्यूब है भी नहीं, ये कोनिकल फ्लास्क होता है, ऐसा वाला जो होता है। टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं वो हमारी ऐसी सी होती हैं, और ये वाला जो है ये अपनी टेस्ट ट्यूब होती हैं ऐसी वाली, और ये जो है ये कोनिकल फ्लास्क है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कभी अपने स्कूल में साइंस लैब्स में गए होंगे, केमिस्ट्री की लैब्स में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिली होंगी। तो ये कोनिकल फ्लास्क होता है। अब 1.3 एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं। हमें लेने हैं थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक जो होता है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ग्रैन्यूल्स मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे अगर आप फॉइल पेपर होता है उसको मोड़ दो थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो जो छोटे 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 से बन जाते हैं उनको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स हमको एक कोनिकल फ्लास्क या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। ये वाला डायग्राम है एक्टिविटी 1.3 का। तो हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं एक कोनिकल फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में। उसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है। जिंक ग्रैन्यूल्स बोला गया है, 1 मिनट। तो जिंक तो हमें Zn होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो HCl होती है, और हमें डाइल्यूट लेनी है, यानी कि HCl की मात्रा कम और वाटर की मात्रा उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4। तो ये हमें लेना है टू दिस फिगर 1.2। ये हमें जिंक उसमें डाल देना है। अब हमें क्या ऑब्जर्व होता है अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, और हमें कोनिकल फ्लास्क भी टच करके देखना है। अब होता क्या है ना, जैसे ये छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, उनके अराउंड हम अगर ध्यान से देखें तो ये छोटे 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 बबल्स टाइप के दिख रहे हैं हमें। मेरी पेन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा है, बट ठीक है, ये हमें छोटे 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 बबल्स टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, बबल्स दिख रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जिंक के अराउंड एक तो बबल्स दिख रहे हैं, और जब हम उस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे ना तो वो हमें वार्म लगेगा। ठीक है, अब मैं इसमें बता देती हूँ आपको, बबल्स इसलिए दिखते हैं क्योंकि जिंक एक मेटल है, और एक मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो ये बबल्स हाइड्रोजन के हैं। इस प्रोसेस को हम एफोवेसेंस बोल देते हैं, जब भी हाइड्रोजन ऐसे रिलीज हो रहा होता है बबल्स के फॉर्म पे, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एंड वो वार्म इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने क्या देखा, मैं इस वाले की भी रिएक्शन लिख देती हूँ। अब ये लेड नाइट्रेट वाले की रिएक्शन मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फॉर नाउ वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट ये जिंक HCl वाली रिएक्शन थोड़ी कंपेरेटिवली ईजी है, तो मैं ये अभी लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाली रिएक्शन भी लिख ही लेती हूँ आपके लिए। तो जिंक जो है, या फिर कोई भी मेटल फॉर दैट मैटर,
जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हम लोग HCl का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे ZnCl बनता है, ZnCl2 बनता है, guys. I'm zoning out right now. और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ZnCl2 ही बनता है एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो ये हमारी 3 एक्टिविटीज़ हो गई. अब हम लोग देखेंगे कि इन 3 एक्टिविटीज़ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा है. ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन 3 एक्टिविटीज़ से हम लोगों को क्या क्या पता चला. फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो ये तीनों केमिकल रिएक्शंस थी. इन तीनों केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ कुछ चीज़ें हुई. तो ये चीज़ें जब भी होंगी हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. क्या क्या चीज़ें हुई. एक तो चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ, गैस का एवोल्यूशन हुआ और चेंज इन टेम्परेचर हुआ. ये जो थर्ड वाली एक्टिविटी थी उसमें गैस निकली थी, उसमें गर्म हो गया था फ्लास्क. देन जो सेकंड वाली एक्टिविटी थी उसमें ये वो हो गया था, येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ था. जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी उसमें एक सॉलिड चीज़ ऐश में कन्वर्ट हो गई थी. तो बेसिकली या तो कभी कभी स्टेट में चेंज हो जाता है, कलर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, या फिर गैस इवॉल्व हो जाती है. ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us, and we will study about the various types of chemical reactions and the symbolic representation in this chapter. Just a basic thing. अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पे कि केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है. मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, बट अब मैं आपको अच्छे से बेसिक से बताती हूँ कैसे लिखते हैं. तो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अगर एक्टिविटी 1.1 को हमें डिस्क्राइब करना हो तो वो हम कैसे करेंगे. व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now this description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. ये बहुत बड़ा सा हो जा रहा है अगर हम इसे सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है. तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसको हम एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन. अब ये वाली है वर्ड इक्वेशन जहाँ पे हमने सिंबल्स का यूज नहीं किया, बस वर्ड्स का यूज कर लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं. प्लस का साइन मतलब कि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एरो का साइन मतलब कि उन दोनों को आपस में रिएक्ट करा करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए वो एरो का निशान है, ठीक है. जो क्योंकि वो दिखा रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है. तो बेसिकली ये जो प्लस 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 करके चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में चीज़ें होती हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे तो इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट बने. मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं वो हम, और सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है वो हम देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, ठीक है. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में एक रिएक्शन हो रही है, तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है, ठीक है. द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम. सो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. ये चीज़ मैं आपको already बता चुकी हूँ. The arrowhead point towards the product that shows the direction of the reaction. अब जो ये arrow का head होता है ना, arrow का head है इधर इधर जो भी है, वो हमें दिखाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइक्लिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है इधर से इधर, तो हम इधर को एरो बनाएंगे कि इस डायरेक्शन में चला रहा है. वैसे ही रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रही है उस डायरेक्शन में हम लोग एरो लगाते हैं. अब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखना देखते हैं. ये तो जो था ये एक हम लोग बेसिक फॉर्म लिख रहे थे कि कैसे एक रिएक्शन को और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्डाइज्ड वे में कैसे हम एक कंसाइज्ड वे में एक रिएक्शन को लिखते हैं वो हम इधर देखेंगे. नाउ अब ये क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि क्या कोई और छोटा वे है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अ केमिकल इक्वेशन represents अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल इक्वेशन होती है वो represent करती है केमिकल रिएक्शन को. If you recall the formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as this. Very important, जो हम already कर चुके हैं. Wait.
जैसे यहाँ पे है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। नाउ सिंस आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको बहुत बेसिक से चीज़ें बताने वाली हूँ, तो मैं कुछ कुछ आपको केमिकल सिम्बल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट वो अभी लिखवाती हूँ, ठीक है। तो अपन लोग कुछ केमिकल सिम्बल्स लिख लेते हैं। ओके, तो मैं मेजरली आपको जो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो बताने वाली हूँ। फर्स्ट 20 तो मैं बता ही दूंगी, एंड देन कुछ एक्स्ट्राज भी होते हैं फॉर लाइक एक पीरियोडिक टेबल के बाद भी कुछ एक्स्ट्राज भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30 में नहीं आते। आप लोग के लिए तो फर्स्ट 20 इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, बट जो फर्स्ट 20 में नहीं आते हैं वो भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, तो मैं उनको भी लिखवा देती हूँ। अभी मैं पूरा नेम नहीं लिख रही हूँ, नेम आप लोग खुद से लिखोगे, मैं बताती हूँ आपको सिम्बल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग फर्स्ट उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखते हैं। पहला जो है सिंबल होता है वो होता है H, विच इज़ हाइड्रोजन, लिख लो आप लोग हाइड्रोजन। सेकेंड होता है H स्मॉल e, उसको वो बोलते हैं हीलियम बोलते हैं इसको। फिर आता है Li, ये होता है लिथियम। फिर होता है कैपिटल B स्मॉल e, दिस इज बेरिलियम। फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। सिक्स्थ पे आता है कार्बन, सेवेंथ पे आता है नाइट्रोजन, एट्थ पे आता है ऑक्सीजन। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद जो 9 पे आता है वो होता है फ्लोरीन, F फ्लोरीन। देन 10th पे आता है N स्मॉल e, नियॉन, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 10 आ गए। इसके आप नेम्स अपने नोटबुक में आगे लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, क्योंकि आई नो कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है हर कोई फर्स्ट क्लास से टॉप करता हुआ आ रहा हो या ध्यान देता हुआ आ रहा हो, कई बच्चे नहीं करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट आप लोगों ने अगर अभी सोच लिया है कि आप अच्छा करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बस उसके लिए आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जहाँ पे आपको बेसिक से बताया जा रहा है। तो मैं इसीलिए ये कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि देर आर सर्टन स्टूडेंट्स लाइक दैट, क्योंकि 9th क्लास में मैं भी एक वो स्टूडेंट थी। आई टेल यू इन अ डिफरेंट, ये एक डिफरेंट वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ। जिन लोगों को ऑलरेडी ये सिम्बल्स एंड ऑल आते हैं वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट 10 कर चुके हैं, नाउ हम लोग 11 से करते हैं। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फर्स्ट 10 हमारे हो चुके हैं। अब हम 10 और करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 20 तक। तो उसमें आ जाता है Na, सोडियम। सोडियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी रिएक्शंस में, बहुत सारी इक्वेशंस में ये काम में आएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। These are very important. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो इसके अलावा यूज़ होते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगी बाद में, ओके। अब मैं ना इनकी वैलेंसीज आपको बता देती हूँ क्या क्या यूज़ करनी होती है। वो बेसिकली मैं जब इसकी PDF अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उनके बाद इसके बाद वाली स्लाइड में और जितने सिंबल्स यूज़ होते हैं वो भी लिख दूंगी और उनमें वैलेंसीज भी लिख दूंगी क्या क्या होती हैं। अभी वैलेंसी वाली इंपॉर्टेंस जब आएगी तो मैं शायद अभी भी इसी लेक्चर में भी लिख लूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ इसी में बताऊँगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड। अब ये वही चीज़ बता रहा है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में एक है, लेफ्ट में भी एक है,
बट जो ऑक्सीजन है वो इस तरफ दो है और इस तरफ एक ही एटम है। तो बेसिकली जो केमिकल इक्वेशंस होती है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि एक इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। अब एक लॉ होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ बिकॉज आई नो many people might not know it. Law of conservation of mass. You can write it with me. तो ये एक लॉ होता है which says, एक मिनट, okay, so it says that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो जो मास होता है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब मास इक्वल रहता है। जैसे अगर हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं और जो हम राइट साइड में हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके हम मास कैलकुलेट करें तो वो सेम होने चाहिए। अब मैं आपको मासेस भी बता देती हूँ इन 20 एलिमेंट्स के एटलीस्ट। हाइड्रोजन, मैं राउंडेड ऑफ मासेस बता रही हूँ, हाइड्रोजन का जो है वो 1 ही होता है। ओके, सो मैं ये भी आई गेस लिख ही लूँगी क्योंकि मुझे वैलेंसीज भी लिखनी ही है, तो मैं ये भी नोट डाउन करके ही रख लूँगी। अभी मैं फटाफट आपको बस पहले पढ़ा देती हूँ बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को वो, और मैं इसके बाद आपको लिख करके दिखा दूँगी क्योंकि मैं आपके साथ लिखूँगी तो द वीडियोज़ विल गेट वेरी लॉन्ग और मैं लाइव तो नहीं ले रही, आई हैव टू अपलोड, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा फिर मेरे लिए। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, जिंक प्लस H2SO4 गिविंग अस ZnSO4 प्लस H2। ये हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जिसमें जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होती है, उससे हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी, जिंक एक मेटल है, मेटल जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो हमें हाइड्रोजन मिलता है और जो ये चीज़ होती है ये सॉल्ट होता है। ओके, तो अब ये वाली ही ये एक तो ये वाली रिएक्शन दे रखी है, एक हमें आयरन वाली रिएक्शन दे रखी है। ओके, या हम इन 2 रिएक्शंस ही ये दे रखी हैं, तो अब मैं इन दोनों को ही आपको बैलेंस आउट करना बता देती हूँ। इस पूरे में आई जस्ट डोंट फील द नीड कि हम लोगों को ये इतना डिटेल में पढ़ने की है ज़रूरत। मैं आपको एक अलग तरीके से इन चीज़ों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमें एक रिएक्शन है, ठीक है, अब हम लोग बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। प्लीज़ इस चीज़ में ध्यान देना क्योंकि आई हैव सीन बच्चे बहुत गलती करते हैं बैलेंसिंग करने में, और इनिशियली ना बैलेंसिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बट एज़ यू प्रैक्टिस ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है बैलेंस करना। इवन आप लोग देख करके ही बैलेंस कर लोगे, इतना ईजी हो जाएगा एक पॉइंट के बाद आपके लिए इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को। तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें
तो जिंक को लिखा जाता है Zn। अब ना अगर आपको सारी रिएक्शंस ना भी याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंसिंग में इक्वेशंस दी होंगी तो वो इक्वेशंस मेजरली लिखी हुई होंगी। लेकिन आपकी बुक में, आपके चैप्टर में, आपके टेक्स्ट में जितनी रिएक्शंस हैं, चाहे वो वर्ड की फॉर्मेट में हो, चाहे वो एक्टिविटी की फॉर्मेट में हो, वो सब आपको आनी चाहिए। और वो सब तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जो जो जहाँ जहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है, कोई एक्टिविटी में भी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो बुक वाली आती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमको तो सारी रिएक्शंस का पता ही नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है सारी रिएक्शंस दुनिया की जानना। अगर आपको बैलेंस करने को कोई अलग सी इक्वेशन आएगी, वो आ सकती है। कोई भी इक्वेशन लिख लेंगे, शायद आप वो इक्वेशन को जानते भी ना हो, आपको पता भी नहीं हो इसमें हो क्या रहा है, बट आपको बैलेंस करने को आ जाएगी। तो बैलेंस करना तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी रिएक्शंस पता हों, क्योंकि बच्चों को फिर फोमो होने लगता है कि यार हमको तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं आती, हमको तो 4 ही रिएक्शन आती है। आपको बस आपकी बुक की रिएक्शंस आनी चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही होती हैं। तो आपको खुद को उनसे कंपेयर नहीं करना है कि उनको तो इतना आता है, उतना आता है, उतना आता है। हम लोग उतना पढ़ने वाले हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। लिखवाने को वरना 100 रिएक्शंस लिखवा सकते हैं, आपको 1000 रिएक्शंस भी लिखवा सकते हैं आप कुछ भी बना करके, बट वो आपके लिए इसेंशियल नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जिंक को ऐसे लिखते हैं Zn। सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है H2SO4। देन हमें मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विच इज H2। अब अगर हम काउंट करें सारे एलिमेंट्स को या एटम्स को, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले Zn इस तरफ कितने हैं, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। अब हम गिनते हैं, ये रिएक्टेंट वाली साइड है और ये प्रोडक्ट वाली साइड है, तो हम गिनते हैं। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ये 2 लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। सल्फर जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है। मतलब कि ये वाली इक्वेशन तो बैलेंस्ड है। तो अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो इसी में हमें दे रखी है, आयरन वाली। ठीक है, तो अब हम लोग आयरन वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। लेट्स जस्ट कम हियर। तो हमें जो अब नेक्स्ट इक्वेशन पे काम करना है दैट इज ऑफ आयरन। तो यहाँ पे आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर, एंड जो हमें प्रोडक्ट, आई विल जस्ट स्पेस इट अ बिट एंड राइट इट, आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर giving us Fe3O4. I'll just see the reaction first, and hydrogen. Okay. तो अब हम लोग पहले एटम्स लिखते हैं सारे कितने कितने हैं। एक तो आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ये 3 ही एटम्स के साथ खेला जा रहा है। दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस इज द प्रोडक्ट साइड। आयरन इस तरफ कितने हैं, 1, इस तरफ कितने हैं, 3। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2, इस तरफ कितने हैं, 2। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 1, इस तरफ है 4। अब ये चीज आती है कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम हाइड्रोजन को इस तरफ छेड़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैलेंसिंग करने के लिए हमें छेड़ना पड़ता है। अब जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ, या फिर मैं अगर किसी को न्यू बी को सिखा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अब देखो ऑक्सीजन, अब हम सबसे पहले वो वाला एलिमेंट ले लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस करना। इम्पॉर्टेंट एज इन जो मेन रोल प्ले कर रहा है किसी रिएक्शन में, या फिर जो एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व करता है। अब अगर मैं पहले ही इसको बैलेंस करने लग जाऊंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने लग जाऊंगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करूंगी
तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं आयरन को बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो सिंगल एटम ही दे रखा है, इसको मैं एक बार बैलेंस कर दूंगी, फिर मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आयरन के क्या है, इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 ही है, तो हमें इस तरफ भी 3 चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो अब हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा सामने। तो अब हमारे रिएक्टेंट में 3 आयरन हो गए, प्रोडक्ट में 3 आयरन हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया ना, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे अकेला है, हाइड्रोजन के आगे तो हम कितना भी नंबर लगा सकते हैं। बट अगर हमने अब क्या किया, हमने अगर मान लो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन एक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें हाइड्रोजन को हम पहले कर भी नहीं सकते। बट मान लो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते, हम यहाँ पे कोई नंबर लगा लेते, मान लो यहाँ पे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, और हम यहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन का कुछ नंबर लिख देते हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो क्या होता, यहाँ पे ऑक्सीजन बिगड़ जाता, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते, फिर आयरन बिगड़ जाता, फिर आयरन को फिर से बैलेंस करते। इसीलिए हम पहले वो वाली चीजें बैलेंस कर लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम कम हो। तो अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन तो वैसे भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है ही इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, हम आयरन बैलेंस कर चुके हैं, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन के लिए क्या करें, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ प्रोडक्ट तरफ 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट तरफ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो हमें रिएक्टेंट तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 4 से, यहाँ अंदर नहीं लगा सकते, हमें मेन पूरे मॉलिक्यूल पे ही, पूरे जो दे रखा है उस पूरे पे ही 4 लगाना पड़ेगा, तो हमें पूरे में ही 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है, अब हमें उसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे 3 तो आयरन हो गए, 3 आयरन हो गए, ठीक है, 4 2 8 हमारे हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब इसकी वजह से हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन तो प्रोडक्ट साइड में एक अकेला ही दे रखा है, तो उसके आगे तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिएक्शन बिगड़ेगी थोड़ी ना। तो अब हम यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अब क्या है, यहाँ पे भी हमारे 8 हो गए, तो बेसिकली हमें 3 आयरन दोनों तरफ मिल गए, 8 हाइड्रोजन दोनों तरफ मिल गए, 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ मिल गए। तो हमारी जो रिएक्शन है, अब जो हमारी रिएक्शन है, इट इज बैलेंस्ड। अभी हम थोड़े से और भी प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। अभी मैं आप लोगों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लिख करके ले आई हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। आई रियलाइज्ड कि आपको मुझे कुछ भी सिखाना हो तो पहले बेसिक में बता ही देती हूँ, वरना क्या ही पॉइंट रह जाएगा मेरा अलग से पढ़ाने का, बिकॉज टीचर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इवन 1% as compared to those teachers, but I'm just here because I understand, I'm very close to your age and I know how it feels when you एकदम से decide to be a good student and you were not very studious before. ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे सारे केमिकल जितने भी पहले तो 20 तक सिम्बल्स थे उन सब के मासेस लिख लिए हैं और वैलेंसीज लिख ली हैं, ठीक है, 20 तक के। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं, जैसे जो इस चैप्टर में हमें रिक्वायर्ड होंगे जितने भी क्वेश्चंस के लिए, जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, लेड, इन सब का क्या सिंबल होता है और क्या वैलेंसी होती है कुछ नॉन मेटल्स की। एंड कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये वाले आयन्स होते हैं जिनका हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, जैसे SO4 है, अब उसकी क्या वैलेंसी ले, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। SO3 है, सल्फाइट है, उसकी क्या ले, 2 होती है। तो ये कुछ आयन्स हैं, इसमें जो अमोनियम है बस वो वाला पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव ही हैं आयन्स मेजरली। एंड देन कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, एंड हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड सोडियम क्लोराइड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पूरी लिख ली हैं जितनी भी हैं। अब जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा इन द रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे आके बता दूंगी कि कैसे कैसे वो बना हुआ है कंपाउंड, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो इन 3 स्लाइड्स में है, दिस इज़ द एंटायर बेसिक इन्फॉर्मेशन यू नो, ये वाली और ये वाली जो बुक्स में नहीं दी हैं और शायद जो टीचर उतना पढ़ाते भी नहीं है, बिकॉज ये प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स हैं। आई
गेस 7th 8th 9th इन सब के मिला करके ये चीज़ें हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको। अब हम लोग बैलेंसिंग फाइनली अच्छे से शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस ले आई हूँ, उनको हम साथ में करते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हो तो आप लोग पहले ये 2 मैं और बता देती हूँ, उसके बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा सीख गए हो तो फिर आप पहले खुद से भी कर सकते हो ट्राई, एंड देन आप लोग मतलब वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो कि आप लोग खुद से पहले करो, एंड देन मैं बताऊंगी, फिर आप मैच करो कि आपने सही किया है कि नहीं। तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करके अपनी नोटबुक में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो बिफोर सीइंग माई वीडियो, एंड देन यू प्ले द वीडियो एंड सी कि आपने सही किया या गलत किया। इवन इफ आपने गलत किया तो भी कमेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल लर्निंग, और सब लोग हम लर्न ही कर रहे हैं। नोबडी इज गोना जज एनीबडी। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक बहुत ईजी सी रिएक्शन से शुरू करते हैं, विच इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी में ही पढ़ी थी, जहाँ पे हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया था विद एक फ्लेम से, एंड देन उसका ऐश कलेक्ट किया था। तो ये वही वाली इक्वेशन है। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एटम्स लिख लेते हैं। एटम्स हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो यही 2 हमारे पास हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक मैग्नीशियम है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम्स तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इस तरफ 2 है, इस तरफ एक ही है, तो हम इंटू 2 कर देंगे। अब बिकॉज ऑक्सीजन जो है बाउंड है मैग्नीशियम से, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इस पूरे ही कंपाउंड में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 2, जो ये पूरा ही है। तो अब 2 पूरे में ही मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो अब 2 यहाँ पे भी आ गया, तो अब हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इस वजह से ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन खुद तो बैलेंस हो गया, बट उसने मैग्नीशियम का सारा खेल खराब कर दिया, तो अब हमें मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हमारी गुड पॉइंट ये है कि मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में अकेला है, तो उस पर हम बढ़ा घटा सकते हैं एटम्स। घटा तो मतलब क्या ही सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एटम्स, हाफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो और किसी एटम को खराब नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो वो अकेला ही बैठा हुआ है। तो अब हमें मैग्नीशियम 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी जो एक बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो क्या आई, 2mg प्लस O2 गिविंग अस 2mgO। अब अगर हमें कंफर्म करना है कि हमारी रिएक्शन जो बैलेंस हुई है वो सही बैलेंस हुई है कि नहीं बैलेंस हुई है, तो हम दोनों तरफ एटम्स काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम है, करेक्ट। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 है, करेक्ट। मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो सही एकदम बैलेंस हुई है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, विच इज Zn प्लस HCl गिविंग अस ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वैलेंसीज या फिर ये ZnCl2 कैसे बना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, सारी बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी बता रही हूँ, तो मैं ये भी चीज़ आपको बताऊंगी। अब हम लोग पहले ऊपर वाली स्लाइड्स में चल लेते हैं, जहाँ पे मैंने वैलेंसीज लिखी हुई हैं। जिंक की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। तो जिंक की वैलेंसी हमारे पास कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो मैं सबसे पहले आपको यही सिखा देती हूँ कि ये बना कैसे है। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास जो जिंक है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो हमें जिंक और क्लोरीन को कंबाइन करना है, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाता है, तो बचा क्या, जिंक और क्लोरीन, मतलब जिंक और क्लोरीन आपस में आ जाएंगे। तो अब जिंक और क्लोरीन जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी है 1, जिंक की वैलेंसी है 2। तो होता क्या है, ये दोनों जो होते हैं इनकी वैलेंसीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब Zn ऐसे आ गया और Cl2 ऐसे आ गया। ऐसे करके हमारे पास हमको ZnCl2 मिल गया। ठीक है, ऐसे करके ये वैलेंसीज को कंबाइन वगैरह करके अब हम लोग बैलेंसिंग की तरफ जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, एक तो हमारे पास जिंक है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, और एक हमारे पास क्लोरीन भी है। तो अब हम दोनों तरफ देख लेते हैं कितने कितने हैं, LHS में और RHS में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। अब जिंक कितना है, 1 है, 1 है दोनों तरफ। हाइड्रोजन कितना है, इस तरफ 1 है, उस तरफ कितने हैं,
2 हैं। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HCl को बैलेंस करने के लिए, मतलब बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं और क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। अब क्या है, देखो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों 1-1 है। और प्लस पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल में ही 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे में ही अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, कैल्शियम भी 2 हो जाएंगे। तो हमारी तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। दिस वॉज अ वेरी इजी वन, है ना। जिंक था, HCl था, ZnCl2, H2 था। अभी हम लोग की जो एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन आई है वो क्या हो गई, Zn प्लस 2HCl गिविंग अस ZnCl2 प्लस H2। तो क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, उसको हम चेक कर लेते हैं। Zn 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो हमारी एक रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। अब हम लोग जा जाते हैं एक और रिएक्शन में, विच इज आयरन वाली। अब जो आयरन होती है उसकी मल्टीपल वैलेंसीज होती है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर चार्ज कितना है। मैं आपको दिखाती हूँ ये भी। ओके, तो आयरन जो है फेरस और फेरिक के फॉर्म में होता है। अब आयरन में चार्ज कैसे आता है, जैसे एक आयरन है, आयरन का एक बॉल है, ये आपको पता होगा कि एक बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड रिंग्स होती हैं, उन रिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, रिंग है, पूरी रिंग्स हैं, बहुत सारी शेल्स हैं जिनको KLMN या फिर 1 2 3 4 शेल्स बोलते हैं। जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसके हिसाब से वैलेंसी डिसाइड होती है। लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। अब जैसे सोडियम होता है, सोडियम का नंबर कितना है, 11 पे आता है। उसमें कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है 288 का चीज़ चलती है कि 2 8 8 ऐसे करके चलती है कि सबसे अंदर वाली शेल में 2 होंगे, देन 8 होंगे एंड देन सो ऑन, ऐसे करके होंगे। अब क्योंकि सोडियम में 11 है तो सबसे पहले 2 होंगे शेल में, अगली वाली शेल में 8 होंगे, उसकी अगली वाली शेल में 1 होगा। अब जो भी एटम होता है ना, उसकी चाहत ये होती है कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मतलब अपनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है और एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किसी पॉइंट पे। किसी को भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या चाहिए लाइफ में, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो जो भी चीज़ें करता है स्टेबिलिटी के लिए करता है। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू बी स्टेबल। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी स्टेबल। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज यू वांट टू बी स्टेबल इन योर लाइफ, यू वांट टू अर्न एंड यू वांट टू हैव अ स्टेबल लाइफ। सिमिलरली द एटम्स वांट टू बी स्टेबल, और उन लोग को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो उसको करने के लिए कितनी भी मेहनत करने को तैयार होते हैं, कितनी भी एनर्जी लगाने को तैयार होते हैं। जैसे हम लोगों का एम है कि हमें फेम चाहिए, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, या हमें पैसे चाहिए, सब लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को एनर्जी पुट इन करनी होती है। यू आर पुटिंग इन एनर्जी टू स्टडी, आई एम पुटिंग इन एनर्जी टू टीच यू, एंड सिमिलरली एवरीबडी पुट्स इन एनर्जी। तो जो एटम होता है वो भी एनर्जी पुट इन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो सोडियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। अब उसे 8 चाहिए, अब उसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सोडियम कैसा दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं सक्सेसफुल होने के, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। करना क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें उस स्मार्ट वर्क को भी करने के लिए हार्ड वर्क तो पुट इन करना ही पड़ता है, एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, बट स्मार्टली करेंगे, जिसमें हमारी कम एनर्जी यूज हो, कम एनर्जी वेस्ट हो, वो वाला ही तो पार्ट चुनेंगे ना। कान ऐसे पकड़ो, उल्टी तरफ से पकड़ो, पूरा घुमा करके ऐसे कान पकड़ो, कान ही तो पकड़ना है, तो हम ईजीएस्ट वे चुनेंगे ना, जो भी ईजी है, जो हमें शॉर्टेस्ट
पाथ मिल रहा है हम वो वाला फॉलो करेंगे। अब क्या है, इस सोडियम के पास दो तरीके हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए। पहला क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए, उनको जोड़े अपने तरफ, यहाँ 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 यहाँ, और 8 इलेक्ट्रॉन फिर कंप्लीट कर ले, क्योंकि एक तो उसके पास ऑलरेडी है। दूसरा क्या तरीका है, वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे और फिर उसके पास यहाँ वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब क्या करना ईजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, 7 लाना कहीं से, उनको भरना, उनको बाइंड करना न्यूक्लियस के साथ, वो ईजी है। ऑब्वियसली एक की एनर्जी तोड़ो और उसे बाहर फेंक दो, वो ज्यादा आसान है। तो ऐसे ही जो जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, एक। तो वैलेंसी कितनी होगी, एक। तो वैलेंसी क्या होती है, अपना कोई भी एटम जब अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए या फिर नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, जो 8 वाला होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। अभी अपन लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सोडियम के बाद वाला ही एलिमेंट होता है, और मैग्नीशियम का क्या होता है, 2 8 2 होता है, क्योंकि उसका नंबर क्या होता है, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 9 10 11 12। तो अब उसकी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में 2 हैं, उसको क्या चाहिए, 8 चाहिए है। अब वो क्या कर सकता है, या तो 6 गेन कर सकता है या 6 लूज कर सकता है। व्हाट इज इजी, 2 लूज करना। 6 गेन करने से ज्यादा आसान है 2 लूज करना। तो वो मैग्नीशियम एक स्टेबल नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो 2 जो है मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई। ये हो गया हमारा वैलेंसी की वैलेंसी कैसे डिसाइडेड होती है। तो अब जो आयरन है, हम आयरन वाले टॉपिक पे थे, तो जो आयरन है वो 2 भी लूज कर सकता है, 3 भी लूज कर सकता है। पॉजिटिव तब आता है जब लूज करेगा, जब गेन करता है तो ऊपर से नेगेटिव साइन आता है। तो आयरन या तो 2 लूज कर सकता है या 3 लूज कर सकता है। अगर वो 2 लूज करेगा तो वो फेरस बनेगा, यानी कि Fe2+ बनेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो फिर उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर वो फेरिक वाला बनना चाहता है, यानी कि 3 लूज करेगा, तो +3 का साइन आ जाएगा और उसकी 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो ऐसे करके चीजें होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी बैलेंसिंग वाली रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में हम थे। तो आयरन यहाँ पे क्या करता है, जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो Fe3O4 बना लेता है। तो वो Fe3O4 बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। ओके, अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग एटम्स लिख लेते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं। इसमें आयरन इन्वॉल्व्ड है, इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व्ड है और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड है। हम लोगों ने एटम्स ले लिए कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं। LHS में कौन है, RHS में कौन है, वो सब हम लिख लेते हैं अभी। ओके, तो LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं, सॉरी, LHS में आयरन है 1, RHS में आयरन है 3, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 और इधर पे है 4। अब सबसे पहले हम लोग आयरन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्कोप है जिससे आयरन बैलेंस हो सकता है। ठीक है, एक ही जगह है जहाँ से आयरन बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये तो सिंगल एटम है। तो इसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो इसकी वजह से किसी और को तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो अकेला ही खड़ा है यहाँ पे। तो हम आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। इस तरफ 3 है आयरन, इस तरफ एक ही है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3, तो ये 3 हो गया। 3 Fe कर लिया, आयरन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब आयरन को साइड हटा दो। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको छेड़ेंगे तो फिर से आयरन वाला कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगा, हमें फिर से आयरन बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हमें प्ले अराउंड करना है विद दिस वन एंड विद दिस वन। अब हम पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। इस तरफ 4 है, इस तरफ एक ही है, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ एक ही है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 4, तो यहाँ पे सिंपली आ गया 4। अब ये 4 क्योंकि पूरे H2O से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। अब ये LHS में 8 हो गए, तो यहाँ पे भी 8 करने पड़ेंगे। उस 8 के लिए हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 8 हो जाएगा। सॉरी 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो क्या आई, 3Fe प्लस 4H2O गिविंग अस Fe3O4 प्लस
4H2। अब हमें ये सही है कि गलत है उसको देखने के लिए हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने एटम्स हैं। तो आयरन के 3 एटम्स इधर हैं, 3 इधर हैं, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 इधर है, 4 2 8 इधर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है, मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हमारे पास बचती हैं 3-4 इक्वेशंस और जो मैंने ले रखी हैं यहाँ पे, तो हम इनको फटाफट कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन में हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सोडियम LHS और RHS में ले लेते हैं, 1 ही है। हाइड्रोजन LHS में 2 है, RHS में 3 है, ऑक्सीजन 1 है और 1 है। हमारा सोडियम बैलेंस्ड है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब इट। अपन लोग सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे इस तरफ 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही है। तो अब क्योंकि 3 है और 2 है तो हमें कुछ भी करके यहाँ पे ऑड तो हटाना ही पड़ेगा, वरना वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑड है और इवन है, हम दो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड ही दिख रहा है, तो हमें मेन काम तो हाइड्रोजन का ही करना है। तो हम एक चीज कर सकते हैं एंड दैट इज, अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। या तो हम लोग इधर हाफ कर दें, यहाँ हाफ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 था, मतलब हमारे पास 1 हाइड्रोजन हो गया। तो 1 हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, 1 ये वाला हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, सोडियम 1, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। क्या किया हमने, सोडियम प्लस H2O गिविंग अस NaOH प्लस हाफ H2। अब हम काउंट कर लेते हैं, हाफ H2 है, मतलब हाफ इंटू 2 कर रहे हैं तो 1 ही हो गया है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, और ये वाला पूरा 1 हो गया, ये वाला पूरा 1 ही हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो, और ये वाला 1 है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 हमारा सोडियम हो गया, और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, Al प्लस HCl गिविंग अस AlCl3 प्लस H2। ओके, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, Al है, H है और Cl है। LHS एंड RHS अपन लोग लिख लेंगे, 1 है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, 2 है, और क्लोरीन हमारे पास 1 है एंड 3 है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। इस तरफ 3 है तो हमें इस तरफ भी 3 चाहिए, तो हम इंटू 3 कर देंगे। अब क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड के फॉर्म, मतलब एक साथ में ही है, तो हमें पूरे में ही 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन में भी 3 आ जाएगा, हाइड्रोजन भी जो है यहाँ पे अब 3 हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हमें राइट हैंड साइड पे, एक सेकेंड, आई गेस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, या ओके, क्योंकि 3 और 2 बैलेंस नहीं हो पाएगा तो अपन लोग को ये फिर से अभी करना है। नाउ करने को हम अभी भी इसमें चीज़ कर सकते हैं एक, कि हम हाइड्रोजन में 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इंटू 3/2 अगर हम कर लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो हमारी बैलेंस हो गई। बट आई वॉन्ट टू टीच यू अ बिट ईजियर वन। तो उसके लिए पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस 3HCl गिविंग अस AlCl3 प्लस 3/2 H2। अब यहाँ पे बैलेंस तो देखो हो चुका है, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 HCl है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 1 एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है, बैलेंस तो हो गया। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो इवन फॉर्म में आ रहा होता है। ऑड में क्या होता है, जब भी ऑड और इवन हो रहा होता है, जैसे 3 और 2 है, 5 और 2 है, तो आपको डिविजन वाले फ्रैक्शनल फॉर्म में करना पड़ता है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी उसमें मैं आपको ईजियर, मतलब ईजियर तो नहीं है बट दूसरा तरीका भी बता दूंगी, अगर आप लोग को ये वाला उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी के लिए वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा
this is this equation, which is KClO3 giving us KCl plus O2. I'm tired also now. So KCl and O. KCl and O. K हमारा 1 1 ही है दोनों तरफ, Cl भी 1 1 ही है दोनों तरफ. ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है. अभी हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ तो एक ही है तो हमें पूरे में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑक्सीजन इस तरफ 3 आ रहे हैं और इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ रहे हैं और इस तरफ 2 आ रहे हैं. अब हम क्या कर देते हैं, क्योंकि इस तरफ ऑड हो रहा है तो हम इसको इंटू 2 कर देते हैं ये पूरी इक्वेशन को, मतलब पूरे कंपाउंड को. तो ये भी जो है इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन अब हमारे पास 6 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गया. अब अगैन अ बेनिफिशियल चीज़, क्योंकि KCl जो है यहाँ पे पूरे के फॉर्म में है, 2 2 है, तो हम पूरे को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ 2, तो इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा. ठीक है. एंड ऑक्सीजन के लिए क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3. अब ये तो दूसरा तरीका है जो मैं कह रही थी कि मैं अगली क्लास में बताऊंगी, पर मैंने इसी में बता दिया. 2 KClO3 गिविंग अस 2 KCl प्लस 3 O2. बट अब इससे ईजियर बस एक स्टेप वाला आप कैसे कर सकते थे, वापस मैं आपको बताती हूँ. दिस वॉज अ लॉन्ग थिंग कि आपको एक इधर भी मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई. गिन तो लेते हैं, 2 K हैं, 2 K हैं दोनों तरफ, 2 Cl हैं, 2 Cl है, 3 2 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, 6 ऑक्सीजन इस तरफ है. अब ईजियर वाला तरीका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया वो कैसे होता देख लेते हैं. KClO3 है गिविंग अस KCl प्लस ऑक्सीजन. अब यहाँ पे KCl तो बैलेंस्ड ही है, ऑक्सीजन इस तरफ 3 हो रहे हैं, इस तरफ 2 हो रहे हैं, तो हम इसको अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 3/2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 2 कैंसिल हो जाता और दोनों तरफ 3 3 ऑक्सीजन मिल जाते हमें. तो इसीलिए वो वाला जो है काफ़ी शॉर्टर होता है, तो वो वाला मेथड इसीलिए मुझे तो बेटर ही लगता है. अब ये 7th वाला है, दिस इज आई एम गिविंग यू एज होमवर्क. ठीक है, ये वाला आप एज होमवर्क करके लेकर आओगे. यू विल बी कॉमेंटिंग डाउन बिलो ओनली, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इस वाले को एक्सप्लेन भी करूँगी आपको. तो अभी हम लोग चल लेते हैं NCERT की तरफ. ठीक है. अब ये वाली सारी चीज़ें यहाँ तक जो हैं वो तो सेम ही चीज़ है, वो तो बैलेंसिंग ही सिखा रहे हैं. ये वाला स्टेप जो है 7th वाला वो हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड टॉपिक एंड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. तो हम जो है फिजिकल स्टेट जो होती है ना एलिमेंट की, उसके सिंबल्स भी लिखते हैं. ठीक है. तो केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9. ये बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है 1.9, इसको देखो एक बार. हम लोगों ने देख ली. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant product? क्या हमें इसमें पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट किस स्टेट में है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, नहीं पता चल रहा है. तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन में कोई भी सिंबल है उसके बगल में उसकी स्टेट भी लिखते हैं. अगर वो सॉलिड है तो छोटे से ब्रैकेट में S लिखेंगे, गैस है तो छोटे से ब्रैकेट में G लिखेंगे या छोटे से ब्रैकेट में L लिखेंगे अगर लिक्विड है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड, कौन सा मेटल, नॉन मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कौन सी तरीके में वो रिएक्ट कर रहा है. वो लिक्विड फेज में रिएक्ट करता है, वो सॉलिड में रिएक्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, वो पता चलता है हमें इसमें. तो ये है, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S respectively. The word aqueous is written if the reactant or product is present in a solution, present as a solution in water. एक्वस हम तब लिखते हैं, लिक्विड तो ऐसा हो गया जैसे HCl एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो पूरा का पूरा HCl हमने यूज़ कर लिया. बट एक्वस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने थोड़ा सा HCl पानी में डाला हुआ है एंड देन यूज़ किया हुआ है, तो वो एक्वस सोल्यूशन हमने यूज़ कर लिया है. HCl का प्योर HCl नहीं यूज़ किया, उस HCl को हम लोगों ने
पानी में डाला है और फिर वो यूज़ किया हुआ है, तो तब हम वो यूज़ करते हैं। अब जैसे ये वाली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जो हमारा आयरन है दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, वो रिएक्ट करता है गैशियस वाटर से। गैशियस वाटर यानी कि स्टीम, जो वेपर्स होती है वाटर की, उससे रिएक्ट करता है, Fe3O4 बनाता है, विच इज़ अ गैन सॉलिड एंड gaseous. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. वो मैं आपको बता चुकी हूँ. Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions, मतलब किन conditions में reaction करी गई है, क्या temperature यूज़ किया गया है, क्या pressure यूज़ किया गया है, वो भी बताया जाता है कई बार reactions में. आप लोग को वो चीज़ें नहीं करनी है, आप लोग को बस नॉर्मल रिएक्शंस लिखनी है, और जो जो रिएक्शंस मैंने पढ़ाई हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, जो जो रिएक्शन इस पूरे चैप्टर में आएंगी वही इंपॉर्टेंट है. ये वाला स्ट्रेस मत लेके चलो कि आपको सब आना चाहिए, सब आपको नहीं आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, क्या कैटलिस्ट यूज़ किया गया है. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी रिएक्शन को तेज़ कर देती है. मान लो एक रिएक्शन है, वो 1 मिनट पे 10 ग्राम प्रोडक्ट बना रही है. एक रिएक्शन है, वो जब नॉर्मली हो रही है तो 1 मिनट में 10 ग्राम प्रोडक्ट बना रही है. बट अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट क्या होता है? एक बूस्ट दे देता है. ठीक है, बूस्ट दे देता है, तो उसमें क्या होगा? कैटलिस्ट डालने के बाद 1 मिनट में 1 किलो, 10 किलो, 1000 किलो प्रोडक्ट भी बन सकता है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैटलिस्ट क्या होता है. ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें सिचुएशंस मेंशन्ड होती हैं. एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे CO जो है गैशियस फॉर्म में, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और उसमें हमें एक टेम्परेचर दे रखा है 340 प्रेशर दे रखा है 340 ATM का. उसमें ये बन जा रहा है मीथेनॉल, बट आई एम नॉट टेलिंग इट क्योंकि अभी वो आएगा नहीं, वो इस चैप्टर में है नहीं. एंड सिमिलरली ये हमें एक फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन दे रखी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के रिएक्ट करते हैं, क्या क्या कैटलिस्ट्स हैं. सनलाइट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, देन ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, ये वाली सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी. जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये वाले ऐसे क्वेश्चंस, और बैक में इन टेक्स्ट वगैरह वाले, मतलब ये जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, एंड देन लास्ट में जो एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं. आई गेस इट इज़ डन, वी आर डन फॉर टुडे. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्लीज़ प्रैक्टिस करना फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन. जो मैंने इस क्लास में कराए हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर ही करना. आज हम लोगों ने काफ़ी सारा ऑलरेडी पढ़ लिया है, मतलब बहुत सारा तो नहीं पढ़ा है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. एंड देन इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये जितनी भी रिएक्शंस हैं मैंने बैलेंस करवाई हैं, और जो भी ये लिखा हुआ है, बिकॉज ये आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा NCERT की. तो जो ये वाली सारी चीज़ें हैं, जो मैंने कंपाउंड्स की वैलेंसीज एंड ऑल ऑफ दैट लिखा हुआ है, वो भी आप लोग प्लीज़ एक अलग से पेज में या नोटबुक में लिख लेना. और ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, मासेस वगैरह जो भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप ये सब लर्न करना. ये आपका होमवर्क होएगा. अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ना है. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केमिकल फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है. हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी. हमने केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखा, हमने सीखा वैलेंसी क्या होती है, हमने डिफरेंट एटम्स की वैलेंसीज देखी, हमने डिफरेंट कंपाउंड्स देखे, और हम लोगों ने बैलेंस करना सीखा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं. अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन, और उसमें ही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. एंड देन ये वाला चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर. मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है, और दिस वाज द फर्स्ट वन. तो आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो. ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सिर्फ हम ही पढ़ेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती है. तुम्हारे स्कूल्स के ग्रुप्स होंगे 10th क्लास के जिसमें सारे बच्चे होंगे, तुम उन सबको शेयर कर सकते हो. प्लीज़
गुरु दक्षिणा होगी वो तुम लोगों की मुझे, अगर तुम लोग ये सारी इसको शेयर करोगे। एंड इट टेक्स रियली अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इवन दो आई एम टीचिंग ऑनलाइन तो मैं बहुत धीरे भी बोल सकती हूँ, बट इट्स जस्ट माई नेचुरल वॉइस कि व्हेनेवर आई एम टीचिंग समबडी तो मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो जाती है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया है और सब कुछ आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे, ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम और भी स्मूथली और फटाफट से सारी चीज़ें कवर कर लें। सो या बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, टेक केयर, हैप्पी स्टडीइंग।